नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो लग रहा है। इसका टाइटल है नालायकों भारत से सीखो कैसे सुपर पावर बनते हैं, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो चलिए भाई देखते हैं कौन क्या कह रहा है, किसको कह रहा है। तो काजी साहब आप कहते हैं ये इलेक्शन फेयर करा के दोबारा जेलों में चले जाएं। नहीं, मैं ही नहीं कहता कि किसी नहीं को तो आप ये फंसाना चाह रहे हैं, आप जान के नहीं, मैं तो एक और बात कर रहा हूँ। इंडिया में होती है और नालायको उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो, उस मुल्क में उसकी $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और कौन सी गाड़ी है जो वहां नहीं बन रही, कौन सी दवाई वहां नहीं बन रही, आईटी का कौन सी बात बने। और नालायको कुछ ख्याल कर लेते, खा लेते हैं, सामने कौन सा रोक लेना था, मगर इतनी भूख न जाने कब खत्म होगी। एने नहीं हो जाते खा के, पता नहीं कितनी भूख सी तुम्हारी कि पूरी रियासत हजम करके भी अभी भूख खत्म नहीं हो रही। नालायको काजी साहब, जो लोग करप्शन को डिफेंड करते हैं ना, वो रब के अजाब को जवाब देते हैं। कहा जाता है रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। साहब सुन ले, हम बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं जहन्नम में ना जाए। तो जो आदमी रिश्वत ले रहा है और उसको डिफेंड कर रहा है, वो तो दुनिया में मेरा एक और उस जहन्नमी से क्या बेहतरी आएगी? वो साफी है, सबसे पहले साफियों का मैं तो इसको शहबाज शरीफ साहब, खुदा के वास्ते कुछ साफियों ये लगड़ बगड़ों को भी पकड़े, सबसे पहले मुझे पकड़े। Actually, 14 August is not when Pakistan really became an independent dominion. It is the 15th. लेकिन रात के 12 बजे तक सारे पाकिस्तान के अंदर अभी ब्रिटिश राज था। ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है 15 को, और पहले 2 साल पाकिस्तान 15 अगस्त को ही अपनी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता रहा है। बाद में हमने 14 अगस्त की है। सेलिब्रेशन 14 को हुई थी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू द पाकिस्तानी हैंड्स टुक प्लेस ऑन द 15th of August। अच्छा, जब मैं ये बात कहता हूं तो पाकिस्तान के लोग मानते नहीं, और पाकिस्तान के लोग हर जगह कहते हैं हम तो जी भारत से पहले आए, हम बाप हम हैं, हम ये हैं, एक दिन पहले हम आज़ाद हुए, ऐसा हुआ। सुन लीजिए भाई, सच्चाई यही है जो डॉक्टर इशाक साहब ने कही है, यही सच्चाई है। और अगर नहीं होता तो पहले 2 साल क्यों मनाया भाई आपने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे? वैसे तो वो बर्थडे होना चाहिए कि आप अपना यौम पैदाइश मनाते हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। खैर, तो लेकिन कोई मानता नहीं है। लेकिन सुन लीजिए भाई, आप ही के यहाँ के बंदे कह रहे हैं, और जाके हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि आपने शुरू के 2 साल आपने 15 अगस्त को मनाया। उसके बाद आपने देखा कि अरे यार, हम तो इंडिया के साथ कैसे मनाएंगे, ये तो गलत हो गया, हम बराबर कैसे हो सकते हैं, हम तो उनसे सुपीरियर हैं, तो भाई 14 अगस्त कर दो। तो 14 अगस्त बदल दिया। तो पाकिस्तान के लोगों, कुछ तो शर्म कर लो। झूठ की बुनियाद पर मुल्क बना, और ये झूठ ये भी झूठी है कि 14 अगस्त को आप झूठा इंडिपेंडेंस डे मनाते हो। खैर, तो इस तरह इंडिया का भी 15 को हुआ था कि उनका फिर 16 को हुआ ट्रांसफर? नहीं, उनका देखना वो 14-15 को हो गया ना। 14 की रात को जब 15 हुई तो तभी तो पंडित नेहरू की मशहूर वो स्टेटमेंट है, एट द ड्रॉप ऑफ पता नहीं मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेकन्स, सो ऑन। ये जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच है। वो when 14 became 12, that is when he started saying all that। ओके। हम जमहूरियत में एक फेलियर है। हिंदुस्तान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उनके रेगुलर इलेक्शन होते हैं। जस्ट फॉर द मोमेंट आप इंडिया, यू मे हेट इट, यू मे लाइक इट, इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक ही दिन ये 2 आजाद हुए थे ना, तो 4 दफा मायावती, जो कि बेचारी दलित है, वो वोट लेके चीफ मिनिस्टर बनी यूपी की, विच इज एज बिग अ स्टेट एज द होल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। लेकिन उसकी जो हाकमियत है उसको वो सब मानते हैं। मुझे याद है वाजपेयी साहब जब 96 में पहली दफा आए थे, 13 दिन के लिए, कुछ कहते हैं 17 दिन के लिए, तो जब उनके पास मेजॉरिटी नहीं बनी तो उनका एक स्टेटमेंट थी जो मैंने खुद सुनी है कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स एंड वी डोंट हैव नंबर्स विद अस, सो ही रिजाइंड। हमारे यहाँ मैं कहता हूँ ये औरंगजेब डेमोक्रेसी है। जो इलेक्ट हो जाता है या किसी तरीके से पावर में आ जाता है, वो कहता है कि बाकी सारों को उड़ा दो, मेरा ही हक है हुकूमत करने का। वो ये ड्रामा आप सुबह भी देखते हैं, शाम भी देखते हैं। तो पाकिस्तान की स्टोरी मिक्स्ड है। पाकिस्तान कोई
देखिए, पाकिस्तान की रेपुटेशन दुनिया में हमने खुद ही खराब की है। यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को पाला, टेररिज्म की, अब वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने मान भी ली हैं, दिल से नहीं मानी, दुनिया के प्रेशर से, FATF के प्रेशर, ये सारी बातों से पाकिस्तान की जो है ना इंटरनेशनल रेपुटेशन, इट इज सीरियसली टार्निश्ड। आपको तो आपकी तो ये हालत है कि आप दुनिया के उन चंद मादूदे चंद ममालिक में से हैं जो अपनी ज़बान बोलना नहीं चाहते और जिनको दूसरी ज़बान भी नहीं आती। आपने तय कर लिया कि आपने अंग्रेज़ी में तरक्की करने की कोशिश करनी है। 74 सालों में सिवाय नाकामी के आपने और कोई मंजिल नहीं देखी। आपने ये डाटा भी निकालने की कोशिश नहीं की कि दुनिया में है कोई मुल्क जिसने अपनी ज़बान में काम ना किया और उसने तरक्की कर ली हो। एक ऐसा मुल्क नहीं है। हम अपने आबा व अजदाद की शिकस्त का तावान अदा कर रहे हैं। ये पहले हमें कुछ भी समझने के लिए साल साल हमें अपने बच्चों को वो ज़बान समझानी पड़ रही है। क्या कसूर है उनका? किस आज़ादी का नाम लेकर आप उनको सिखाने निकले हैं कि हमने आपको आज़ाद करवा लिया? आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी? हमारे यहाँ सबसे पहला काम है जमील फारूकी साहब, हमें ये तय कर लेना है ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि नहीं। इसी वजह से 74 सालों में आपने कुछ भी इजाद करके नहीं दिया। आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। वैसे मैं बता दूं कि वो छोड़िए, आपके यहाँ तो भारत की किताबें पढ़ी जाती हैं, जो इंडियन राइटर्स हैं उनकी लिखी किताबें पढ़ी जाती हैं। आजकल तो यूट्यूब पर सब कुछ एक्सेस है, तो इंडियन टीचर्स को वहां पे जाके लोग सुन रहे हैं। इंडियन टीचर्स जितने आजकल पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, वो सब वहां पे पाकिस्तान में देखा जा रहा है। मुझे मेडिसिन पढ़े हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। अच्छा जी। और उस वक्त भी हमने जो किताबें पढ़ी वो 80% से ज्यादा भारतीय ऑथर्स की लिखी हुई थी। ठीक। इसी तरह इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंसेज में, हमारे यहाँ आज भी यूनिवर्सिटियों में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक, जो साइंसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा ऐसी हैं जिनका ताल्लुक, जिन ऑथर्स का ताल्लुक भारत से है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल की भी साइंस रिसर्च की कोई किताब उठाएं तो उसके शुरू में क्रेडिट्स होते हैं जिनमें कोई 30-40 मुख्तलिफ प्रोफेसर के नाम होते हैं। बदकिस्मती से उनमें इक्का दुक्का किसी मुसलमान का नाम नजर आता है, वरना वहां भी यूरोप, अमेरिका और बहुत बड़ी तादाद में इंडियन और चाइनीज साइंटिस्ट का नाम। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं जी। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है भाई कि इंडियन की किताबें, इंडियन की बातें आपके यहाँ पढ़नी पड़ रही हैं, क्योंकि आपके यहाँ कोई टैलेंट है नहीं। लेकिन कहने को लोग तो कहने के बाद टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मुझे दिखता नहीं कि टैलेंट कौन सी गुफा में जाकर छुप के बैठ गया है, वो दिखता ही नहीं है, या कौन सी कबर में जाकर दफन हुआ है कि वो खोद कर बाहर भी नहीं निकाल पा रहे हैं टैलेंट को। वो जो एक पाकिस्तान था, वो एक उसका हिस्सा मशरकी पाकिस्तान चला गया, उससे उसके दरिया चले गए और हमने कुछ जंगें हारी। फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया, फिर ये दहशतगर्दी का मरकज़ बना, फिर यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया और क्या कुछ नहीं हुआ। सर कारगिल भी हुआ, फिर उसको आपके लीडर ने उसको वापस किया। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी अपनी गंदुम, अपनी चावल की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा, बाहर से इंपोर्ट करता है, जबकि इंडिया 150 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूँ ज़राई मुल्कों की, पाकिस्तान भी ज़राई मुल्क है, इंडिया भी ज़राई मुल्क है, और जो से एशिया में आते तकरीबन, जो कि हमारे हमसाये तकरीबन ज़राई मुल्क हैं, सब अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अपनी जो गंदुम होती, चावल होती है, इसके अलावा भी जो भी अनाज होता है, सब अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ होने के बाद भी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है। वजह करप्शन, स्टॉकिंग करते हैं हम। जो भी हमारे पास मटेरियल है, रॉ मटेरियल आता है, उसे हम इलीगली तौर पे बाहर बेचते हैं, रिकॉर्ड्स में नहीं लाते, जिसमें करप्शन कहते हैं जिसको हम। तो सीधी सी बात है, इसकी वजह से हमारे पास कोई लीगल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं होते और हमारा मुल्क
डिक्रीज हो रहा है, मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया ने जो 150 से कंट्री से ज़्यादा को अपने चावल बेचता है। 80% जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज जिनमें से दुबई भी शामिल है, सऊदीया भी शामिल है, जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज शामिल है, टोटली इंडिया से बाय करती हैं। पहले पाकिस्तान से करती थी। पाकिस्तान की अगर बात करो और इंडिया की बात करूँ तो दोनों ही ज़रिए मुल्क है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस यही है, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन। बेशक इंडिया में करप्शन है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। ये सब फालतू की बातें हैं। डिपेंड करता है कि आप एग्रीकल्चर को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हो। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, चाहे वो हमारे फार्मर्स हों, हमारे किसान हो, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमें खाना खिलाते हैं। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं भी किसान ही हूँ। और दूसरा हमारी सरकार। तो जब से हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए और जब से आपका देश पैदा हुआ 1947 में, जब से नया देश बना, तब से हमने एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर ही हमारा सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट है। तो हमने किसानों को सहूलियतें दी, बिजली, पानी, खाद, बहुत सारी चीज़ें हमने सहूलियत दी। लेकिन पाकिस्तान ने नहीं सोचा। तो आज उसी का नतीजा ये है कि आप ये झूठ बोल रहे हो कि होर्डिंग करते हैं, ये करते हैं, जाता कहाँ है? कहीं तो निकलेगा। आपके यहाँ पैदावार ही नहीं हो रही है। और अब तो बाढ़ आया है, 70% खेत आपके गए। अब देखिए कि पैदावार क्या होगी अगले साल भर में, 1.5 साल में। आप देखिए क्या हालत होने वाली है। अनाज की ऐसी किल्लत आने वाली है। मैं एक रिपोर्ट कहीं पढ़ रहा था, फूड क्राइसिस आपके यहाँ जो है, फूड पॉवर्टी जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है, 60% के अराउंड है। लेकिन इसके बाद भी कई सारे पाकिस्तानी मानते नहीं है, नहीं ऐसा कहाँ है, हमारे तो कोई भूखा नहीं दिखता। भाई साहब, ऐसा नहीं होता। आप जिस इलाके में, शहर में बैठे हो, जिस गांव में बैठे हो, मुल्क बहुत बड़ा है, जाकर चेक करो। रिपोर्ट्स ऐसे ही नहीं बनती हैं। खैर, बाकी रही ये बात की, बिल्कुल ये बात है कि भारत से सीखना चाहिए। लेकिन चूंकि आप लोग उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो कि हम क्यों भारत से सीखेंगे, हम तो सबसे बेहतर हैं जी, हम सबसे शानदार हैं जी, हमारे पास सबसे बड़ा ब्रेन है, हमारे पास सबसे बढ़िया ब्रेन है। तो कहां है ब्रेन, कहां है बढ़िया, कहां है? सब पानी के नीचे है। पैदा नहीं हो रही चीजें। अनाज आप पैदा नहीं कर रहे हो, सर्विस सेक्टर में आप कहीं हो नहीं, इंडस्ट्रीज है नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके देश में कुछ बनेगा नहीं, कुछ उगेगा नहीं, तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। जो आप IMF से मांगते हो, जो आप दूसरे बैंकों से मांगते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, अमेरिका के आगे हाथ फैलाते हो, तो यही करोगे ना भैया। इसके अलावा और क्या आ सकता है? लेकिन भाई देखिए, भारत जो है वो फोकस कर रहा है, उसकी चीजें क्लियर हैं, वो उसी ट्रैक पर सही दिशा में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। भारत के लोग बड़े मेहनती हैं भाई, हमारे फार्मर्स। इतना सब कुछ होता रहता है, लेकिन वो मेहनत करना नहीं छोड़ते, और उनकी बदौलत ही हम खा पा रहे हैं और 150 देशों को चावल भी बेच पा रहे हैं। तो उनकी मेहनत ऐसे ही नहीं आती ना, वो जुनून है, जज्बा है। असल जज्बा तो यहां पर है। अब प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम अपना काम नहीं छोड़ रहे बॉस। काम तो करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।